चल बेटा स्टार्ट करते हैं। बस एक बार ऑडियो वीडियो मेरा नोट कर दीजिए, ओके है क्या? चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज थोड़े से वैसे चैप्टर जैसे चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मेरा टारगेट है। 2, 3, 4 ये तीनों चैप्टरों के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 से, बिल्कुल टाइम बर्बाद ना कर कर। यार यही चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या है इसको समझिए मेरे बच्चे। जब किसी मेटल के सरफेस पर, मेटल का सरफेस है, मान लीजिए कोई ये मेटल है, मेटल का सरफेस है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कंपैक्टली पैक्ड है, और अगर तुम इसमें रेडिएशन दोगे, एनर्जी दोगे, तुम एक एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी का फार्मूला होता है एच म्यू, आप लोगों को बता दूं, या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, ये एक ही बात है, ये एनर्जी जो तुम दे रहे हो, एच सी अपॉन लैम्डा। और जो एनर्जी इसको चाहिए, इस मेटल को, समझो मेरी बात, मेटल को एक कम से कम एक एनर्जी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे, उसे हम कहेंगे ई नॉट। अब यहीं पर सारा खेल है। ई नॉट का मतलब क्या है, यहां पर है ई नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। ई नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, डिफाइन, इसका मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी आपको चाहिए। और ये क्या है, ये है सप्लाइड एनर्जी, ये एनर्जी जो तुम सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, एच म्यू नॉट और एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है केस 1, अगर तुम एनर्जी जो दे रहे हो वो कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो नो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। केस 2 क्या कहता है, अगर उतनी ही एनर्जी दे दी, मान लो 100 चाहिए निकालने के लिए, और तुम दे रहे हो 90, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। 100 ही दे रहे हो, इक्वल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। केस 3, तुम 120 दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो, E ग्रेटर देन E नॉट, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो E इज इक्वल्स टू E नॉट, जो एनर्जी 100 चाहिए वो तो निकल गई, जो 20 रह गई वो कन्वर्ट हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का आपका पहला फार्मूला निकल गया। अगर मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं तो आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप सारे फार्मूले डाल देना चाहते हैं तो ऐसा कुछ बन जाता है। यहां पर मैं दोबारा बता दूं, लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब है सप्लाइड वेवलेंथ, कितनी सप्लाई की है। लैम्डा नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कितनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक आपको इस चैप्टर से पता होना चाहिए, डी ब्रॉय। ये क्या कहता है, एवरी मूविंग मैटर मतलब वो मैटर जो मूव कर रहा है,
वो पार्टिकल तो होगा ही क्योंकि वो जगह तो घेरता ही है. एवरी मूविंग मैटर हैज सम वेव कैरेक्टर. एवरी मूविंग मैटर हैज सम वेव कैरेक्टर और उसको कहते हैं नोन एज मैटर वेव्स. मतलब इससे उसका क्या सिद्ध हुआ? डुअल कैरेक्टर सिद्ध हुआ. फार्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको ध्यान करना है. जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट. जो स्पीड ऑफ लाइट के जितना ट्रैवल कर रहा है उसका बताइए कितना होगा वेवलेंथ. तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए h हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 होती है. तो सर ये तो फिक्स है. m इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10 की पावर -31 फिक्स है. वेलोसिटी ट्रेवल्स विद लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, ये भी फिक्स है. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय m मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8. इसको हमेशा 6.63 मान लिया करो, लिखो ये पूरा, और इलेक्ट्रॉन के मास को आप 9 मान सकते हैं. इससे आपको कैंसिल करने में, काटने में बहुत आसानी होगी. तीसरा टॉपिक है हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्या कहता है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कि we cannot calculate the exact position and velocity of an electron. इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट we can calculate them with some uncertainties. कुछ uncertainties से हम निकाल सकते हैं. सब दिले ना. फार्मूला डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन h अपॉन में 4 पाई m. ये फार्मूला है. इसमें डेल्टा x का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब होता है अनसर्टेनिटी विच इज नॉट फिक्स्ड. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, uncertainty in velocity. ये है, ध्यान करिएगा इस बात को. ध्यान रखिएगा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे. तक न्यूमेरिकल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप इक्वल टू का निशान लगाएंगे. जैसे क्वेश्चन में आ गया, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी in position. Calculate the uncertainty in position if velocity is 3 into 10 की power 8 and uncertainty is
10% फॉर एन इलेक्ट्रॉन के। तो हम अपन क्या करेंगे सर, वेलोसिटी तो 3 इंटू 10 की पावर 8 है, तो डेल्टा वी कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 और अनसर्टेनिटी कितनी है 10%, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 का 10%, मतलब ये होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो डेल्टा वी आ गया 3 इंटू 10 की पावर 7। फार्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो ध्यान रखेंगे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, h अपॉन में 4 पाई m। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आपको फार्मूला लिखना है, इनइक्वालिटी का निशान लगाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, इक्वल टू का लगाएंगे। ये तीसरी बात। चौथी बात, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स कंप्लीट information about any electron, complete information about an electron। सबसे पहला PQN मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N से इसको डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इसका मतलब जो हमें बताता है it tells us about shell and their energy, और उसकी एनर्जी बता। एंगुलर क्वांटम नंबर L से डिनोट करते हैं, इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। It tells us about subshell and their shapes। टोटल S P D F 4 सबशेल होते हैं। L की वैल्यू 0 होती है, 1 2 3। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग ध्यान करिएगा, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा S का स्फेरिकल शेप, P का डंबल शेप, D का डबल डंबल और F का कॉम्प्लेक्स डंबल। P की बात करता हूं अगर P सबशेल के शेप की, तो इसमें PX का शेप होता है, PY का होता है और PZ का होता है। कैसे, सिंगल डंबल, X एक्सिस पे एक डंबल, Y एक्सिस पे एक डंबल, Z एक्सिस पे एक डंबल। अगर मैं D सबशेल की बात करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, 5 होते हैं। पहले लिखेंगे DXY, जो करवा रहा हूं, जैसे करवा रहा हूं सुन लो, DYZ, DXZ, ये 3 बनेंगे। जब आप XY लिखेंगे तो सिर्फ X और Y बनाएंगे, जब YZ बनाएंगे तो ये Y रहेगा और इसे Z बना देंगे, Z बन जाएगा, ये 3D है क्योंकि। जब XZ बनाएंगे ये X रहेगा, ये Z बन जाएगा। समझ में आ गया है। और जो डंबल बनेंगे वो डंबल इनके बीच में बनेंगे, बीच में, सब में एज इट इज होगा, शेप सेम होगा डबल डंबल, बट इतना समझ लीजिए कि आप चेंज हो जाएगा, तो क्या चेंज हो जाएगा, उनके एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात बताता हूं, डी जेड स्क्वायर की बात बताता हूं, इनमें कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक्सिस पे बनेगा, जेड स्क्वायर का क्या बनेगा, मान लीजिए जेड एक्सिस ये है, यहां पर एक डंबल बनाओ, पहले डंबल बना दिया, डंबल बनाने के बाद आपको पता है सैटर्न प्लैनेट के चारों तरफ एक रिंग घूमती है, उसी तरफ इसके चारों तरफ एक डबल रिंग बना देंगे, मतलब ये बनाने के बाद ऐसे ऐसे करके रिंग बना देंगे।
उसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे m से शो किया जाता है। ये ऑर्बिटल की बात करता है, ऑर्बिटल्स की बात, ठीक है। इसके अलावा चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जो बात करता है स्पिन की। जो स्पिन दो तरह के होते हैं, अगर क्लॉकवाइज होता है तो उसे हम कहते हैं प्लस हाफ डिनोट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसे हम माइनस हाफ डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लो मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, N4 है, मतलब फोर्थ शेल, तो L क्या होगा? L हमेशा होता है 0 से लेकर n-1 तक, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, S सब शेल से स्टार्ट होगा और एक कम तक जाएगा, मतलब 0 से लेकर 4-1 मतलब 3, मतलब 0 1 2 3। 0 मतलब क्या होता है, पीछे मैंने बताया है। 0 मतलब सब शेल, फिर P, फिर D, फिर F। 0 मतलब फोर्थ शेल का S सब शेल। 1 मतलब फोर्थ शेल का P सब शेल, फोर्थ शेल का D सब शेल, फोर्थ शेल का F सब शेल। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो S सब शेल बनता है वो एक बॉक्स बनता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं जिसमें 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 4 5 6 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आता है। D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन शुरू में पेयर नहीं होते, बाद में पेयर होते हैं, इसे हंट्स रूल कहते हैं, अभी समझाऊंगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और F में रहते हैं बाबूजी 14 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक। चौथा टॉपिक का 5वां टॉपिक है हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है ये? कहता है इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन विल एंटर फर्स्ट। पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, अगर क्लॉकवाइज गया है तो सारे क्लॉकवाइज। दैट इज, इसका मतलब है नो टू इलेक्ट्रॉन, नो इनिशियल पेयरिंग, नो इनिशियल पेयरिंग इज अलाउड। मतलब एग्जाम्पल देके समझाएंगे। पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, गलत जवाब। पी के 4 इलेक्ट्रॉन को आपको कैसे लगाने हैं? 1 2 3 ऐसे करके, फिर चौथा, ये सही है। पेपर में ऐसे करके दिखाएंगे, फिर जाकर पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो बताता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। No two electron can have same set of all 4 क्वांटम नंबर। कोई 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। No two electron can have same set of all 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये समझ में आ गई मेरी बात? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। पहले आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? filling of electron in subshells, filling of electron in subshell, subshell के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी, filling of electron in subshells will
takes place in increasing order of energies, in increasing order of energies, energies के बढ़ते क्रम पर, এটা কি চাও अच्छा वही टीजेटটা কি যেত হ্যাঁ বাবা এটা in increasing order of energies, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक, यहां तक याद रखना है। पहले एस भरे जाएंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर एक छोड़कर p 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर एक छोड़कर d 3d 4d 5d 6d, फिर एक छोड़कर f 4f 5f। याद रखना S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। जैसे पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेपर में आएंगे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, बनाओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6, पहले आप नॉर्मल करेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल तक 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 3d। अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 20 है तो 2 2 6 2 6 2, यहां तक 20 हो गए टाइट, खत्म बात। पूछेगा क्रोमियम 24, तो यहां तक सेम रहेगा 4s2 होगा, उसके बाद 3d4 हो जाएगा क्योंकि 4 और इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में जाएंगे, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। आपको पता है डी एक बड़ा सबशेल है, तो बड़े सबशेल की जैसे डी और एफ की फुल फिल्ड होती है 10 और 14 में, और हाफ फिल्ड होती है इसका हाफ 5 और 7 में, तो इनकी हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी सिर्फ डी और एफ की भी बहुत मैटर करती है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाएगा क्रोमियम में और उसे कर देगा इस तरह से D5। इसी तरह से कॉपर 29 होता है, उसको हम नहीं दिखाएंगे 4s2 3d9, उधर दिखाएंगे 4s1 3d10, ये दिखाना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए, गांठ बांधिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर कुछ ऐसा पूछेगा कि हाँ भाई बताओ कॉपर प्लस की क्या है, समझो मेरी बात को, पूछ लेगा अलग से कि कॉपर प्लस का क्या है, तो पहले आप कॉपर का बनाएंगे, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से रिमूव होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 मतलब s फोर्थ शेल है, 3 मतलब थर्ड शेल है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, पहले फोर्थ शेल से रिमूव होगा, फोर्थ शेल से रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल से, क्योंकि वो बाहर वाला शेल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से रिमूव होता है, तो वो बन जाएगा 4s0 3d10। कहेगा कॉपर 2 प्लस की बना के दिखाओ, तो इलेक्ट्रॉन फिर 3d में से जाएगा 3d9, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा। इसी के साथ चैप्टर 3 में एंटर करेंगे। चैप्टर 3 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहला टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे कहते हैं, डिफरेंट आयंस और एटम्स having same number of electron, जिनमें अलग अलग स्पीशीज के इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक हो,
जैसे एग्जाम्पल नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो भाई साहब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, बट प्लस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसके पास भी हो गए 10। मैग्नीशियम की बात करता हूं तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, बट 2 प्लस का मतलब उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसके पास भी हो गए 10। Al3+, इसने भी 13 एटॉमिक नंबर था, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए तो उसके पास हो गए 10। तो इन सभी के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, माइनस मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 9 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 10। इसी तरह से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 10, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 10। इन सभी में सेम इलेक्ट्रॉन है। अगली चीज मैं ये बता रहा हूं कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है आयन के मुकाबले। कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। कैटायंस क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, याद रखना। कैटायंस आर, पेपर में पूछेगा, स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। क्यों? ड्यू टू देयर ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। कैटायन हमेशा छोटे होते हैं, बड़ा सिंपल लिखवाया मैंने, इससे आसान कुछ नहीं है। और इसी तरह से उल्टा क्या होगा? एनायंस आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम ड्यू टू देयर लेसर, इसमें कम हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज, लेसर न्यूक्लियर चार्ज। बस इसका मतलब एटम से साइज में छोटा होता है कैटायन और बड़ा होता है एनायन। जितना कैटायन का चार्ज बढ़ता रहेगा साइज छोटा होता रहेगा, और उल्टा होगा एनायन में, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना साइज बढ़ेगा। जैसे इधर ये तीनों एनायन है, ये तीनों कैटायन है। कैटायन छोटे हैं पर कैटायन का साइज के हिसाब से, मतलब सबसे छोटा क्या है? जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है। Al3+ सबसे छोटा, उसके बाद Mg2+, फिर Na+। मतलब कैटायन में क्या होता है? जितना चार्ज बड़ा उतना साइज छोटा। उसके बाद नियॉन, नियॉन जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, उससे बड़ा होगा Na+, सॉरी, उससे बड़ा होगा एनायन F-, F- से बड़ा होगा O2-, O2- से बड़ा होगा N3-। तो ये तीनों एनायन, ये तीनों कैटायन। कैटायन में और एनायन में ये चीज आप ध्यान करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, जैसे Na का एटॉमिक नंबर है 281 कॉन्फ़िगरेशन। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, पहला इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो 28 बन जाएगा, और इस दौरान जो चेंज होगा उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट। तो आप देखिए स्टेबल बन गया, ये नोबल गैस बन गया, तो इलेक्ट्रॉन झट से दे देगा। बट अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करता हूं तो ये 2,7 बन जाता है, ये तो बहुत ही अनस्टेबल बन जाता है। तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हुई। तो बच्चों आप मुझे बताइए, सोडियम कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, पहला वाला या दूसरे वाला? बिल्कुल सही जवाब, पहला इलेक्ट्रॉन वो इसलिए आसानी से निकाल देगा क्योंकि ऐसा करने से वो एक स्टेबल बन रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं निकालना चाहेगा। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करने के लिए इसको मैग्नीशियम के साथ करूं, मैग्नीशियम का है 2,8,2,
एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैग्नीशियम बनता है +2,8,1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बन जाता है 2,8। अब इसके केस में बताओ आप कौन सा इलेक्ट्रॉन ये आसानी से रिमूव करेगा? दूसरे वाला, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्टेबल बन रहा है। बिल्कुल सही जवाब। तो क्या लिख रहा हूं? Na हैज लोअर IE1 देन Mg। Mg से कम है उसकी। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन देने के बाद नोबल गैस बन रहा है। एज Na becomes noble gas stable after the removal of first electron, जबकि secondary ionization energy IE2 of Na is higher, वो बहुत बड़ी होगी than Mg। क्यों? As the removal of second electron destabilizes मतलब बिगाड़ रहा है, destabilizes खराब कर रहा है, destabilizes its stability। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। अब देख रहे हैं 2p3 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2p3 का मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाफ फिल्ड स्टेबल है। और वहीं पर अगर मैं कंपेयर करूं ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 को, 1s2 2s2 2p4, 2p4 मतलब 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन इसका, ये हाफ फिल्ड नहीं है। तो अगर मैं पूछूं दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद हाफ फिल्ड बन जाएगा, जबकि नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फिल्ड स्टेबल है। तो क्या टॉपिक बनता है कि नाइट्रोजन हैज ग्रेटर IE देन ऑक्सीजन। क्यों? ग्रेटर देन ऑक्सीजन क्यों? ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड स्टेबल 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है आयनाइजेशन का उल्टा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो वहां पर क्या है, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा, मैं आपको बताता हूं। एक मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, फ्लोरीन के अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर वाले शेल में 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि फ्लोरीन होता है 2,7। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन होता है 2,8,7, मतलब पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और फिर तीसरे वाले में 7। तो अगर मैं टेक्निकली देखता हूं, दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे नोबल गैस एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। बट यहां पर बड़े एटम के मुकाबले मैं कहूंगा छोटा एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि छोटे एटम और उसका न्यूक्लियस बहुत करीब है, तो इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी हो जाएगा। पर फिर भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नहीं होती, क्लोरीन की ज्यादा होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब पास पास है। इसके क्यों नहीं इतने पास पास है? क्योंकि थर्ड शेल है, थर्ड शेल कंपैरेटिवली बड़ा शेल है। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, F should have higher negative, ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। F should have higher negative electron gain enthalpy than Cl
but परंतु due to its exceptionally small size, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, its valence electron acts like a negative sphere, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्फीयर की तरह काम करेंगे, and repels the coming electron, so it shows lesser EGE than Cl. of course एक अलग टॉपिक भी है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इसी तरह के एक अलग बिहेवियर शो करता है। ये 2,6 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद O-2,7 बन जाता है। इस दौरान जो एनर्जी चेंज होती है उसे EGE1 कहते हैं। O नेगेटिव 2,7 एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, O2 नेगेटिव बनता है, 2,8 हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जल्दी लेगा, तो बच्चा बोलता है सेकंड इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो 2,7 बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो 2,8 बना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ज्यादा स्टेबल बना ना सर, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लेगा, जल्दी ले लेगा, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी। नहीं, बल्कि दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं कर रहा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो पहला इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ध्यान देखिए यहां पर क्या हो रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो क्या लिख रहा हूं, ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव EGE2, EGE2 अपना पॉजिटिव दिखाता है एज, क्यों? क्योंकि आफ्टर द गेन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आता है, एज आफ्टर द गेन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इट अक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज, इट अक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, विच रिपेल्स द कमिंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है आने से। ये एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द एनर्जी released when an electron is being added to the valence shell of an atom. इधर ये एक बॉन्ड पेयर से खींचता है, बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, the tendency to attract bond pair electron, bond pair इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, आइसोलेटेड प्रॉपर्टी, अकेले प्रॉपर्टी, आइसोलेटेड मतलब अकेले, अकेले की प्रॉपर्टी है भाई। इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ रहा है, अपने पास वाले से आ रहा है, अपने पास वाले पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इट्स कोएटम, अपने पास वाले पे डिपेंड करता है। ये एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंजेस
एनर्जी चेंजेस, नो एनर्जी चेंज, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ रहा है, कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी, नो एनर्जी चेंजेस। यहां इसको मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक IUPAC नेम आपको यहां पे करना है। 0 को निल बोलते हैं, 1 को उन बोलते हैं, 2 को बाई, N सिंबल U सिंबल B, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को N बोलते हैं। T Q P H S O E, और इनके बाद एक सफिक्स ऐड करते हैं, वो होता है ईएम, ईएम आखिरी में। जैसे 100 का नाम, 1 को अन, 0 को निल, फिर 0 को निल, फिर ईएम, अन निल निल ईएम, अन निल निल ईएम। 114 अन, फिर दोबारा अन 1 के लिए, फिर 4 के लिए क्वाड, अन अन क्वाडियम, अन अन क्वाडियम। इसके अलावा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको पढ़नी है। जैसे एस सब शेल की क्या होती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, NS1 से लेकर 2। P के लिए क्या होती है NS2 NP1 to 6, ये आपको लर्न करनी है। D के लिए याद करिए, मैंने आपको सिखाया था एक कम D होता है, एक कम मतलब अगर NS है तो एक D कम होगा, N-1D होगा। और F के लिए याद करिए क्या सिखाया था, NS2 N-1D होता है, 0 to 1 N-2F 1 to 14। एज इट इज पेपर में आएगा, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यह MCQ में आएगा, इसको लर्न कर लेना है इस स्लाइड को। इसके बाद हम जाते हैं चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर 4 की मैं कुछ बातें बताऊंगा। जैसे सबसे पहले चैप्टर 4 में आपको समझना है VSEPR, VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ये कहता है अगर 2 जोड़े हैं आपके पास, तो 2 जोड़े में एक ही पॉसिबिलिटी होगी AB2। बेटा एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ बेटा, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो AB2 अगर होगा तो शेप क्या होगा, एक बी इधर एक बी इधर, शेप बनेगा लीनियर। अगर 3 होगा तो 3 में 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो होगा AB3, A B B B, इसे कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर, 120 डिग्री का एंगल। पर यहां पर ऐसा भी हो सकता था तीनों बॉन्ड में से एक लोन पेयर हो, तो AB2 एक लोन पेयर, मतलब बॉन्ड 3 नहीं है, बॉन्ड 2 है और एक लोन पेयर। तो जब एक लोन पेयर होगा, स्ट्रक्चर सेम बनेगा, लोन पेयर कोई एक जगह ले लेगा। तो इसमें अब 2-3 चीजें चेंज होंगी। जैसे पहली चीज, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर करीब आ जाते हैं।
और एंगल 120 डिग्री से छोटा होता है। पहली चीज, नॉर्मल 120 डिग्री से छोटा होगा। दूसरी चीज, ज्योमेट्री, जब आप शेप बोलते हैं, जैसे इसकी शेप लीनियर है, जैसे इसकी शेप ये है ट्राइगोनल प्लैनर, इसकी शेप में कभी भी लोन पेयर नहीं आता। तो इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप इस तरह से होगी, ये मानी जाएगी, लोन पेयर नॉट इंक्लूडेड। इसे हम कहते हैं बेंट शेप, बेंट, मुड़ा हुआ शेप इसे कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें अगर 4 की पॉसिबिलिटी आ गई तो चारों बॉन्ड पेयर हो सकता है। हेलो, इटा लग गया तो बिट्टू, चारों बॉन्ड पेयर हो सकता है। तो AB4 3 बॉन्ड पेयर हो सकता है। तो नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर हो सकता है। तीन बॉन्ड पेयर होगा तो क्या होगा? AB3L। 4 बॉन्ड पेयर में कौन मुझे बताएगा शेप कैसी थी? क्या समझाया था, कैसे शेप आनी थी? यस, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही। टेट्राहेड्रल बनेगी, बिल्कुल सही। कौन मुझे बताएगा टेट्राहेड्रल में एंगल कितने डिग्री का होगा? हाँ, एग्जैक्ट 109 डिग्री नहीं, थोड़ा सा याद करो। हाँ, 109 डिग्री, 109.5, बिल्कुल सही जवाब। बेटा ये सब करने हैं। 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री। एग्जाम्पल कौन है? मीथेन। AB3L मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो इसमें भैया शेप क्या होगी? हम लोगों को बताया था, मैंने आपको बताया था, शेप में सिर्फ ये काउंट होगा, ये। उसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर इसका शेप है, प्लैनर। इसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन है, आप पेपर में कैसे, पेपर में आ गया NH3 है, आप कैसे पता करेंगे? मैं बताता हूं, ये आएगा ही आएगा एमसीक्यू में। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड पेयर बना डाला, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड पेयर बना डाला, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड पेयर बना दिया, 3 बॉन्ड बन गए, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर, तो बन गया AB3L। तो शेप कैसे बनेगी? ये नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ऊपर एक लोन पेयर। हाँ, पिरामिड ही है बेटा, वेरी गुड, ट्रायंगुलर पिरामिडल। प्लानर वो था, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, पिरामिडल। इसके बाद 2 बॉन्ड पेयर अगर होंगे तो क्या होगा? AB2L2, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर कुछ इस तरह से आ जाएंगे और 2 लोन पेयर इधर आ जाएंगे, तो इसे कहेंगे बेंट स्ट्रक्चर। बेंट क्यों? क्योंकि सिर्फ इतनी ही मानी जाती है, एकदम पहले जैसा बेंट। अच्छा, इसमें पूछेगा पेपर में कि बताओ H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है? तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के पास वही दोबारा 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना देंगे, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर बचे? 4 लोन पेयर, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 4 के 2 लोन पेयर। ओ, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, इधर एक बॉन्ड पेयर, इधर एक बॉन्ड पेयर, तो ये बन गया शेप आपका बेंट।
समझे मेरी बात? यस सर। इसके बाद 5 वाले में जब आएंगे तो 5 वाले में सबसे पहले आता है पांचों बॉन्ड पेयर अगर हो, भाई साहब पांचों बॉन्ड पेयर हो, तो पांचों बॉन्ड पेयर का बनेगा AB5। AB5 बोले तो A, एक बी इधर, एक बी इधर, एक बी इधर, एक बी इधर, एक बी इधर। ये आ गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दो पिरामिड बन रहे हैं। इसमें दो तरह के शेप हैं, एक 120 डिग्री का एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, जैसे PCl5 में ऐसे शेप बनेगी। तो इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं इन्हें हम कहेंगे एक्सियल और इन्हें कहेंगे इक्विटोरियल। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो ज्यादा लंबे होते हैं। क्या PCl5 के सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं? ऑल PCl5 बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, नहीं होते इक्वल। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड्स ज्यादा लंबे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स ज्यादा लंबे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर ड्यू टू देयर स्मॉलर बॉन्ड एंगल, क्योंकि उनका बॉन्ड एंगल छोटा होता है। वहीं पर अगर मान लो 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहीं पे भी आ जाएंगे, इधर आ जाएगा लोन पेयर, बॉन्ड 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 बॉन्ड, इसे कहेंगे सीसॉ। जैसे SF4, दोबारा बता रहा हूं SF4 आ गया पेपर में, कैसे करेंगे SF4? कैसे करेंगे? S के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4F बनाएंगे 4 बॉन्ड, चार बॉन्ड बनाएंगे, चार बॉन्ड बनेंगे, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर। तो वही एक लोन पेयर इधर है, तो जोड़ दो, ये बन गया। ठीक है, 5 का ही अगर बनेगा 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, AB3L2 अगर बना, समझिए मेरी बात को, तो 2 लोन पेयर हमेशा इन पोजीशन पे रहना पसंद करेंगे इक्विटोरियल पर, क्योंकि वहां पर एंगल ज्यादा है, इसे कहेंगे बेंट टी, मुड़ा हुआ टी। और यहीं पर अगर 2 बॉन्ड पेयर आ गए और 3 लोन पेयर आ गए तो AB2L3, ऐसा इस तरह का कुछ बन जाएगा लीनियर शेप। इसी तरह से 6 में बनता है, अगर 6 बॉन्ड पेयर हो तो ऑक्टाहेड्रल बनता है। कैसे? इस तरह का, इसे स्क्वायर पिरामिडल भी कहते हैं। और इसमें सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे एंगल एक जैसे होते हैं, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अगर इसमें 5 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो आप खुद समझदार हैं, एक लोन पेयर को कहां लगाएंगे बताइए तो?
यहां, तो ये स्क्वायर पिरामिडल, सिर्फ एक है स्क्वायर, एक पिरामिड है ऊपर, पिरामिडल। 5 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये तो 7 हो गए। स्क्वायर प्लानर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लानर, ऊपर भी पिरामिड नहीं, नीचे भी पिरामिड नहीं। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कॉन्सेप्ट, कि आपको पहले बनाना है, जैसे मैं रैंडमली कोई भी ले लेता हूं, मैं 2 एग्जांपल दूंगा, एक तो मैं PCl5 का दे देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन आए सब कुछ। तो सबसे पहले फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट बनाना है, ग्राउंड स्टेट मतलब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो फास्फोरस बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसका बैलेंस शेल बाहर वाला। 3s और 3p मतलब ये आपका 3s2 और ये आपका 3p3, ये बन गया। अब इसके कोएटम आपस में देखने कितने जुड़ने के लिए आ रहे हैं, 5, तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 5 चाहिए। आगे जगह कहां है जहां अनपेयर्ड करेंगे, तो 3p के बाद 3d होता है, वो तो पूरा खाली है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। थ्री एस 3p 3d। अब होगी हाइब्रिडाइजेशन, 5 ठीक है। अब 5 हाइब्रिडाइज स्टेट, आप पांचों को एक साथ बना सकते हैं, 1 2 3 4 एक साथ, एक S, एक 3p और एक D, ये हो गया sp3d। पांचों के साथ एक एक क्लोरीन दिखा दिया और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। 2 मार्क्स का आएगा, आप डायरेक्ट मत करिए, कई बच्चे फार्मूला लगाकर हाफ वाला लगा के करते हैं, नहीं आप ऐसा पूरा दिखाएंगे, 2 मार्क्स का 3 नंबर का होगा, कुछ नंबर नहीं मिलेगा उसमें। पूरा आप ऐसा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज स्टेट पूरा तरीके से दिखाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन एक बार जरूर कॉपी में C2H6 C2H4 और C2H2 करवाया हुआ है, जरूर इसको कॉपी में देखिएगा एक बार, नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा, ये बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। इसके बाद MOT में आते हैं, तो MOT में आपको ये पता करना है कि बॉन्डिंग, अच्छा एक और बात इधर रह गई कि क्योंकि बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, C2H6 में कार्बन और कार्बन के बीच में, इसलिए बनाया था, मैं भूल गया। इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर हमेशा 2 एटम के बीच में 1 ही सिग्मा हो सकता है, तो 1 सिग्मा है, टोटल 3 बॉन्ड है, 1 सिग्मा है तो 2 पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस भी कीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैप, और ये होता है साइड वेज ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप वो होता है साइड वेज ओवरलैप, साइड से ओवरलैप, ठीक है। दूसरा सिग्मा क्या होता है, मेन बॉन्ड, ये साइड बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड। इसमें S एंड P बोथ फॉर्म्स दोनों बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड।
इसमें ओनली पी फॉर्म्स, एस सब शेल नहीं बना पाता पाई बॉन्ड, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आते हैं एमओटी पर। एमओटी पर क्या आता है, एक बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, 2 मिनट बाद एक होता है बॉन्डिंग एमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग एमओ, जो बॉन्डिंग के सपोर्ट में रहता है और जो बॉन्डिंग के अगेंस्ट में रहता है। तो ये सपोर्ट्स बॉन्डिंग, ये अगेंस्ट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अगेंस्ट है। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये सिग्मा पाई से शो किया जाता है, ये सिग्मा क्रॉस पाई क्रॉस से शो किया जाता है। ये स्टेबल है तो लेस एनर्जेटिक है, कम एनर्जी, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। ये मोर एनर्जेटिक, ये ज्यादा एनर्जेटिक हो, अनस्टेबल है। इसके बाद आप N2 वाला ऑर्डर करके जाएंगे पूरा। बेरिलियम 2 से स्टार्ट करता हूं मैं, आपको पूरा याद करना है। पहले तो N2 ही बता देता हूं। ये ऑर्डर याद करके जाएंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। और O2 के लिए ये ऑर्डर थोड़ा सा होता है उल्टा बच्चों। कैसे? पहले सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 1s, सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2s, इसके बाद ये 2pz कहीं ना कहीं पहले आ जाता है, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर ये एज इट इज चलता है सेम, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। मतलब बस एक 2pz पहले आ जाता है, अदरवाइज बाकी सब एज इट इज रहता है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन भरना चाहें 14, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हो गए। तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यस। तो पेयर्ड होने की वजह से होते हैं डायमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिनके के ऊपर स्टार लगा हुआ एंटी बॉन्डिंग वाला है, ये 2, 2, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर 3 सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता। ये तो मतलब ये क्वाइट स्टेबल है, अपने आप में काफी स्टेबल। इधर आपको 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक एक मतलब अनपेयर्ड। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अनपेयर्ड कितने हो गए, 2, 2, 4, 5, 6। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग इसको समझ जाइए। इस हिसाब से पूछेगा वो O2 प्लस O2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर, इनको स्टेबिलिटी के हिसाब से लगाइए। च्यू को रेखा, प्रॉपर च्यू को स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाइए। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, 3 होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ाते रहिएगा ना तो बॉन्ड ऑर्डर घटता रहेगा आधा आधा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन घटाते भी रहिएगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर आधा घटेगा, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, दोनों तरफ से। इसी तरह से अगर 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। इधर से अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा।
इधर 17 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, उधर 11 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, इधर 18 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, उधर 10 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ये सीरीज याद रखिएगा। तो जैसे O2 प्लस है तो O2 प्लस ऑक्सीजन में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में हो गए 16 प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस चीज को रफ में लिख सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। O2 माइनस मतलब आ गए 16, 16 में से एक आ गया, बढ़ गया 17 हो गया इसमें। O2 मतलब 16, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5 है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 माइनस। इधर 3 4 और होंगे तो 3 4 लगा देंगे। इसी तरह से बेरिलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बेरिलियम में कितना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से लगाओ 9 इलेक्ट्रॉन वाले का कितना होगा? आधा बॉन्ड ऑर्डर होगा। एक और 8 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन में आता है कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। उधर अगर किसी के पास 19 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, 20 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। इसलिए पूछेगा नियॉन 2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर है? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, अपने आप को तैयार रखिएगा। इसके बाद एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है जो बॉन्ड हाइड्रोजन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी बॉन्ड नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds between hydrogen and electronegative element FON, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये पहली बात। दूसरी बात, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है। एक इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब जो अंदर ही अंदर होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, which takes place विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, जैसे बेंजीन पे OH लग जाता है तो ये फिनॉल होता है, और इसी की ये पास वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। अगर इधर NO2 ग्रुप लगा देते हो तो ये बन जाता है ऑर्थो पे नाइट्रो NO2 फिनॉल, तो ये बन जाता है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पर ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, जो अंदर ही अंदर बन गया है। अंदर ही अंदर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल के। दूसरा क्या है? इंटरमोलिक्यूलर, which forms between two molecules, जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं इसी OH को पैरा पे लगा दूं, इसे कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये अब इतनी दूर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम का ही बॉन्डिंग है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतनी दूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। तो हम यहां पर अगर एक और मॉलिक्यूल बना ले और उसको उल्टा कर दे, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लिया, उल्टा कर दिया, और एक दूसरे के साथ कर दिया, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है, तो इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, जो एक दूसरे के साथ कर रहा है। तो इसी के साथ बेटा मैंने आज चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तीनों का वन शॉट करा दिया। वन शॉट मतलब क्या? तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए नहीं, तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस भी किए।
इसी तरह से मैं सोच रहा हूँ यार, ऑनलाइन क्लास में एक फायदा हुआ है, मैं लिख ज्यादा पा रहा हूँ। मैं एक ऑनलाइन क्लास कल भी प्लान कर रहा हूँ, रात को सोच रहा हूँ। उसमें मेरा प्लान होगा 5, 6 और 7 इन तीनों चैप्टरों का एक बार वन शॉट करने को, मतलब थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स। इसके अलावा जीओसी और हाइड्रोकार्बन बचते हैं, चैप्टर 1 को तो छोड़ ही दो। इनको तो मैं वैसे भी बहुत बार करा चुका हूं और मैं क्लास में भी करा दूंगा सामने। देखता हूं मैं क्या पोजीशन होगी, आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आज सॉलिड पढ़ाई हो गई। अभी आप लोग सिर्फ एक काम करेंगे, जितना मैंने लिखा है इन सब को लर्न करेंगे। ऑलमोस्ट 30 स्लाइड लिख चुका हूं मैं, इनको लर्न